हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे मई लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। ये लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं आज इसी लेक्चर के थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा जून फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं जो भी रिसेंट एग्जाम हमारा जो अभी अपकमिंग एग्जाम है, जिसके अभी एक अप्रॉक्सीमेट 1400 वैकेंसीज जो रेफर की गई हैं, जिनकी एक नोटिफिकेशन आई है पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रिपल एस ऐप पे आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 500 रुपये में। इसमें एक चीज़ हम लोग और ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आपके लिए टॉपिक टेस्ट जो होंगे वो इंक्लूड करेंगे 2 फॉर्म में। आप लोगों को एक पीडीएफ की फॉर्म में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, साथ ही साथ एक हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट की फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें लेके आए ताकि आप लोग हर एक टॉपिक को एनालाइज कर सकेंगे कि आपका वो कितना कवर है। दूसरी चीज़, ये 2 टीम्स हमारी करवाती है, एक आपको पढ़ाती है, दूसरी टीम हमारी टेस्ट बनाती है, ताकि जो भी चीज़ें आपकी रह गई हैं वो हम कवर कर लें। यहाँ पे ही आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए लिया गया है ताकि जो आप लोग 15,000 रुपये जम्मू आके कोचिंग में फीस में देते हैं, 7,000 रुपये रेंट का देते हैं, 5,000 रुपये खाने पीने में और घूमने फिरने के 1-2-3 हज़ार रुपये के अलावा, ये जो आपका 27 से 30 हज़ार रुपये का है पूरा एक आप लोगों का जो सपना होता है जिसकी एक कीमत रखी जाती है 27 से 30 हज़ार रुपये आप लोग दीजिए तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। उसको हम लोगों ने कम करके यहाँ पे 500 रुपये कर दिया ताकि ये हर कोई बच्चा आसानी से अफोर्ड करके अपने ही घर पे बैठ के चीज़ों को पढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आज की करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अभी हाल ही में आरबीआई ने डायरेक्ट करा है बैंक्स को कि वो प्रोवाइड करें एक ऑप्शन ICCW का अपने एटीएम्स में इन ऑर्डर टू कर्ब फ्रॉड्स। अब ये चीज़ क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, इसके बाद में हम लोग करेंगे। अब पेपर में क्वेश्चंस आजकल कैसे बनते हैं, जो हम लोगों ने रिसेंट आरबीआई ग्रेड बी का पेपर भी देखा था, उसमें क्वेश्चन ये बनाया गया है कि पूछा जाता है ICCW में I स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब ये क्या है, देखो पहले तो चीज़ आपको बताना चाहिए कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दी है। आरबीआई ने जो ICCW का इसकी फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो ये फैसिलिटी अब बैंक्स ने कहा है कि हर एक बैंक प्रोवाइड करे। इसमें होगा क्या, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं जिसमें आपका स्किमिंग आ जाता है, कार्ड क्लोनिंग का आप लोगों ने सुना होगा, इन सबको कम किया जा सके। और एक और चीज़ आरबीआई ने यहाँ पे जो है एक्सपोर्टर्स जो है हमारे बेसिकली उनको कहा है कि वो अब अपनी जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो सेटल कर सकते हैं। ट्रेड ट्रांजैक्शंस सेटल कर सकते हैं किस कंट्री के साथ, INR में यानी कि इंडियन रुपी में। तो ये कहा गया है श्रीलंका के साथ। ये भी चीज़ को याद रखना है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो डायरेक्शन दी गई है ये किस सेक्शन के अंडर आती है। ये बहुत एक्सट्रीम जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है ना तब यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी में तो चलो नहीं, बट अगर आप लोगों के ये जो बैंकिंग एग्जाम्स है इसके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो ये किस सेक्शन के अंडर किया गया है। तो ये किया गया है सेक्शन 10(2) विद सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसका एक्ट 751 जो है उसके तहत ये चीज़ें की गई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आरबीआई के हेडक्वार्टर आपको पता है नई दिल्ली में है, इसके जो इस समय गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, देखिए कौन सी ऐसी इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसने अभी लॉन्च किया है कलाम 100 इंजन, और वो भी विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है आप लोगों को यहाँ पे इनके नाम को ही देख के क्लियर हो जाएगा। और ये जो किया गया है ये स्टार्टअप ने किया है। अब स्टार्टअप्स वैसे भी न्यूज़ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंडियन एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो इसरो का नाम आप लोगों ने सुना है। लेकिन इस बार क्या है, इसरो के ही कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्टार्टअप बनाया है जिसका नाम क्या रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है स्काई रूट एरोस्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टेस्ट किया है सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन कलाम 100 इंजन, जिसका नाम रखा गया है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कलाम 100 इंजन किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है स्टार्टअप है, ये इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट इसने किया है, ठीक है। और किस पे किया है, विक्रम-1 जो लॉन्च व्हीकल है उस पे किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो होता क्या है, ऐसे अभी तक हम लोग जितना भी इंडियन स्पेस के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको इसरो देखने को मिलता है। जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है ना पेपर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आपको यही चीज़ों पे होल्ड बनाना है, यही चीज़ों को पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग
अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने एक अगर हम बात करें एमओयू साइन किया है भारत पेट्रोलियम के साथ, जिसके तहत वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको जब भी चीज़ें पढ़ाई हैं करंट अफेयर्स में, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे मैं स्ट्रेस रखता हूँ कि ये पेपर में पूछी जा सकती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि अगर कोई भी इंडियन फर्स्ट टाइम कोई चीज़ कर रहा है, अगर कोई विमेन न्यूज़ में है, अगर कोई आपको रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिल रही है, कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन जीत रहा है, तो उसमें आपको बस ये याद रखना है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस एज इट इज फ्रेम होते हैं पेपर में। अब हुआ क्या है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बीपीसीएल के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब उत्तराखंड सरकार यहाँ पे क्या करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो है वो बनाने की बात की जाएगी यहाँ पे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, स्पेशली जो मेन फील्ड रखी गई है रिन्यूएबल में, ताकि जो हिली स्टेट है उस पर काम किया जा सके। तो यहाँ पे ये याद रखना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, चलो मैं ही आपको फिलहाल बता देता हूँ। इस समय इनके गवर्नर कौन है, इस समय इनके गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी, ठीक है। और अगर पूछा जाए इस समय इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धमी जी, ठीक है। ये वापस से यहाँ पे इलेक्ट हुए थे। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की कैपिटल्स के बारे में, तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना गैरसैंण, क्योंकि देहरादून का सबको पता है। देहरादून कौन सी है, देहरादून विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण है यहाँ पे समर कैपिटल। तो ये चीज़ें आप याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो अभी हाल ही में 4th एडिशन हुआ है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, जिसको हम कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भी कहते हैं। इंडिया के साथ किस कंट्री ने किया है, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। अब पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कॉर्पोरेट जो एक्सरसाइजेज हैं ये होती क्या है। देखो ये ऐसा होता है कि ये कुछ पहले से प्री प्लान नहीं होती कि इस डेट को हम लोग करेंगे, ये उसी टाइम डिसाइड किया जाता है आपस में 2 कंट्रीज के द्वारा, और ये की कंडक्ट की जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एक्सरसाइज इंडिया करती है, जैसे वज्र हो गया, हमारा अजय वॉरियर हो गया, बहुत सारी इंदिरा हो गया, ये सब पहले से डिसाइडेड होती है कि इस डेट को यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे म्यूचुअल अगर हम बात करें, बात होती है कि दोनों अगर मान लीजिए पास करते हैं तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहते हैं। पहली चीज़ अभी इंडिया ने किया है, किसके साथ किया है ये, तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ एक अभी रिसेंटली एक्सरसाइज भी की है, जिसका नाम है बोंगो सागर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब कौन कौन सी शिप्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी, तो एक तो शिप थी यहाँ पे कोरा, INS कोरा। INS जो शिप है ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। अब जब वर्ड इंडिजिनसली आता है, ये मैं बार बार बहुत हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट रिपीट करता हूँ, तो याद रखना विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत जो है ये क्या है हमारा, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, INS विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी या फिर हम बात करें इंडिजिनसली डेवलप्ड जो है ये है, और कोरा भी यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसके साथ साथ जो दूसरी थी शिप, उसका नाम था सुमेधा। तो ये चीज़ याद रखना। और अगर पूछा जाए बांग्लादेश की तरफ से कौन कौन सी शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो पहली आपको बताऊँ वो था अली हैदर, और दूसरा था अबू उबैदा। तो ये याद रखना, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो पहला जो हमारे अवार्ड्स हैं, पहला ये एडिशन था एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड का, जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, इसमें किसे कौन सी पर्सनालिटी है केनिया की जिसे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये पहला एडिशन था, इसीलिए अवार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है एना कैबेले दुबा को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नर्सिंग सेक्टर में मिलता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 184 कंट्रीज से टोटल 10 फाइनलिस्ट जो थे उन्हें सिलेक्ट किया गया था, जिसमें ये जीती हैं। और ये कहाँ से हैं, ये केनिया से हैं। पेपर में आने के ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब भी इस तरीके से अवार्ड मिलता है। तो ठीक है, ये पहली चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एस्टेब्लिश करा है सिंगल नेशनल पोर्टल, जिसका नाम है बायो RRAP। ये किसके लिए किया गया है, ये बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्चर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये किया गया है। अब बायो RRAP में सेकेंड R क्या है, या फिर आपको इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है। बायो से आप लोग समझ चुके होंगे, ये है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी
अप्रूवल पोर्टल। तो जो आंसर है वो आपका सेकंड आर पूछा गया है, तो ये है रेगुलेटरी। तो ये याद रखना, ये अभी हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, इन्हें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये जम्मू कश्मीर से है। तो इन्होंने यहाँ पे ये पोर्टल को लॉन्च किया है, पहली चीज। अब होगा क्या यहाँ पे, इस पोर्टल की इतनी सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये पोर्टल क्या करेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स है इनको अप्रूवल जो ग्रांट करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, उनको एक बायो RRAP ID मिलेगी। तो ये अपने आप में ही पहला ऐसा पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है। और ये क्या करेगा, जितनी भी साइंस और साइंटिफिक रिसर्च है इंडिया में, या जो स्टार्टअप्स आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इंडिया का इस बार टारगेट ये भी है कि जो ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको यहाँ पे इंडिया चाहता है कि इंडिया बने। और अभी की अगर बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी की डेस्टिनेशन में, तो इंडिया कौन से रैंक पे है, तो इंडिया 3rd रैंक पे है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अभी। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये कहाँ से हैं, जो इसके मिनिस्टर हैं इस समय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंटी टेररिज्म डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है पूरे इंडिया में। 21 मई 2022 को ये किया गया वापस से। पहली चीज़, ये किसकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, कौन सा एडिशन था या कौन सी ये था इसका, ये 31 था। किसकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो हमारे थे राजीव गांधी जी, उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि तमिलनाडु में आप लोगों ने देखा था किस तरीके से इनके बॉम्ब ब्लास्ट में निधन हो गया था। तो पहली चीज़ ये याद रखना, ये 6th जो PM थे इंडिया के, वो थे राजीव गांधी जी। तो उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, बहुत सारे हैं। ओवर द टॉप जिसे हम लोग कहते हैं, OTT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है और ये कंप्यूटर सेक्शन में पूछी जा सकती है कि OTT की फुल फॉर्म क्या होती है। OTT की फुल फॉर्म होती है आपकी ओवर द टॉप। अब क्या क्वेश्चन है वो सुनिए। पहली स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कौन सी है जिसने लॉन्च किया है स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा है CS स्पेस। अब सी स्पेस जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये किया गया है केरला के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। और ये कब तक लॉन्च हो जाएगा, ये लॉन्च हो जाएगा नवंबर 2022 तक। तो ये जो पोर्टल है, ये पहला एक OTT प्लेटफॉर्म जो है, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि स्टेट ओन्ड है। और यहाँ पे ये किया गया है, इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगी फिल्म्स की जो स्ट्रीम की जाएगी, जो जून में ही कहा जा रहा है कि इसी महीने में शुरू हो जाएगी। और कहा गया है कि जितना भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी एज अ पेंशन के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे बस, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपनी इंडस्ट्रीज को जो है उनको एक प्लेटफॉर्म देना। तो ये पहली चीज़ याद रखना है, पेपर में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिख सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन है जो 22nd LG बने हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी NCT दिल्ली के LG कौन अपॉइंट हुए हैं? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे हमारे अनिल बैजल जी। लेकिन अभी कौन बने हैं, तो अभी बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना जी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर बात की जाए, जो 2 नई यूटीज बनी है, एक तो हमारी आगे जम्मू कश्मीर, एक आगे लद्दाख, इनके LG के नाम भी पता होने चाहिए। अभी जो हमारे हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनोज सिन्हा। पहले कौन थे, पहले थे GC मुर्मू, उनका नाम भी याद रखिएगा। और वहाँ से कौन है, उनका नाम है RK माथुर, ये लद्दाख से। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, पेपर में इनफैक्ट ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जो कि क्या करेगी, रोल आउट कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज शुरू करेगी हेल्थ केयर सेक्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। किसके साथ मिलके कर रही है, ये कर रही है रेड क्लिफ लैब्स के साथ मिलके, जो USA बेस्ड है, इनके साथ मिलके कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तरकाशी से लेके देहरादून तक। अब जब उत्तरकाशी से देहरादून हम लोगों ने बोला तो आप लोग समझ गए होंगे उत्तराखंड इसका सही आंसर है। और इसकी पहली जो कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट है, और ये माना जा रहा है कि पहली होगी हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उत्तराखंड पहली बनी है जो ये चीज़ करने जा रही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण
2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 विद द थीम ऑफ। देखो अब कई बार क्या होता है, जब आपके सिलेबस में स्कीम्स लिखी होती है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 250-300 से ज़्यादा स्कीम्स है, कौन सी पढ़ी जाए। तो देखो पहली प्रायोरिटी हमेशा वो रखनी है जो न्यूज़ में हो। जैसे स्वच्छ भारत मिशन अभी न्यूज़ में है, तो चांसेस होते हैं कि इन पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ज़रूरी नहीं है आपसे यही पूछा जाए, आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है ताकि आप लोग इसका आंसर कर सकें। अब ये जो लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है वेस्ट टू वेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, 8th एडिशन है ये स्वच्छ सर्वेक्षण का, जिसे SS2023 भी कहा जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है। थीम इसकी आपको लोगों बता दी, वेस्ट टू वेल्थ, जिसका मेन टारगेट होगा गार्बेज फ्री सिटीज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये जो है ये पूरा एक प्रॉपर इवेंट जो है वो चलाया गया था। स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जितने भी थे अर्बन डेवलपमेंट के या स्टेट मिशन डायरेक्टर्स थे, उन सब लोगों ने मिलकर किया था। तो बस आपको ये याद रखना है क्या थीम है इस बार इसकी, तो वो थीम है वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। हाँ, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एप्पल को ओवरटेक कर दिया है, यानी कि सरपास कर दिया है टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अभी तक मैंने आपको शायद अभी 1-2 महीने पहले बताया था, एप्पल जो थी वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इस समय दुनिया की। बट रिसेंटली किसने इसको किया है? ये किया गया है सऊदी अरामेको को। नहीं, अभी इंडिया ने भी एक आईपीओ निकाला था जो था LIC का, जिसमें कहा जा रहा था कि शायद ये आईपीओ सऊदी अरामेको को भी टक्कर दे देगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं हुआ। अभी इनिशियल डेज है, आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इसमें उछाल जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी की बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो वो है सऊदी अरामेको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। और इनकी जो अब तक की अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए, तो वो है 2.43 ट्रिलियन US डॉलर। ये अब आप लोग कैलकुलेट करना कितने रुपीज़ में होता है, तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना। ये वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो वो याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अभी हाल ही में किसने रिसीव करा है बांग्ला अकादमी अवार्ड फॉर द कविता बितान बुक? अब देखो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा था, बहुत सारे जो लिटरेचर के हमारे यहाँ पे दिग्गज हैं उन लोगों ने कहा था कि अवार्ड मिलना थोड़ा सा अजीब है, बट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं। किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है खुद वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी को। इन्होंने रिसीव करा है बांग्ला अकादमी अवार्ड फॉर हर जो यहाँ पे आप लोग बुक देख रहे हैं जिसका नाम है कविता बितान, जिसमें ट्रिब्यूट दिया गया है बेस्ट राइटर्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये आप लोग याद रखना है। इसमें टोटल 900 पोइम्स कह रहे हैं कि यहाँ पे है, तो बस फिलहाल आपको ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में किसे CEO अपॉइंट किया गया है इंडिगो का। अब इंडिगो आप लोगों ने देखा है एयरलाइंस है, इसका CEO किसे अपॉइंट किया गया है, जो कि अक्टूबर 2022 से इफेक्टेड होगा। ये क्वेश्चन आपको अक्टूबर में भी देखने को मिलेगा, फिलहाल याद रखिएगा किसे किया गया है। तो ये नए जो CEO अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स अभी हाल ही में बताना है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना CEO किसे अपॉइंट किया गया है एयर इंडिया का। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिना नोट्स को चेक किए। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जिनको ये क्वेश्चन याद है। आज होमवर्क अभी तक मैंने आपको कोई नहीं दिया था, तो ये पहला होमवर्क है आपका। वर्ल्ड थायराइड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को। इस बार इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड थायराइड डे की अगर मैं बात करूं जो 25 मई को ऑब्जर्व किया गया था, इसकी थीम थी थायराइड एंड कम्युनिकेशन। थायराइड एंड कम्युनिकेशन जो है ये किया गया था। साथ ही साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार क्या था मैंने आपको बताया, पहले क्या होता था इंपॉर्टेंट डेज आते थे, फिर उनके पेपर में थीम आना शुरू हुए। अब कई बार क्या होता है एग्जामिनर पेपर डिफिकल्ट करने के लिए ना सिंबल पूछ लेता है। तो इसका सिंबल क्या था? तो इसका सिंबल था ब्लू पेस्ले रिबन। तो ये चीज़ याद रखना, नोट्स में ऐड कर लेना अपने। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली कंडक्ट करा है 3rd एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर? मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दिया था। पोर्ट मोंगला में हुआ, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। किसके साथ किया? इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया है ये। तो ये याद रखना, बोंगो सागर पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर है तो हम लोगों की तरह इंसान ही, वो एग्जाम में
क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पे पूछना, वो 3 तरीके से फ्रेम कर सकता है। एक, आपका अगर इजी करना होगा तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा भाई बोंगो सागर किस किस के बीच में हुई है, ठीक है। दूसरा, अगर उसको मॉडरेट करना है, मॉडरेट करेगा तो पूछेगा कि बताओ वो कहाँ पे हुई है, जो आजकल ज़्यादातर देखने को मिलता है। आपको इसी तरीके से पूछेगा बता दो कहाँ हुई है। अगर बहुत डिफिकल्ट करना होगा तो पूछ लेगा बताओ इसका एडिशन कौन सा था। तो इसीलिए तीनों चीज़ें नोट कर लेना और कोशिश कर रहा करो कि अगर हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो एक लाइन से ज़्यादा के ना बने। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश बिकेम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ हेलीकॉप्टर पायलट। और इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में। ये क्वेश्चन 110% आपको किसी भी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमने देखा था जब वो हमारे पहले फायर फाइटर्स थे, सॉरी एयर फाइटर प्लेन जो हमारी उड़ाती थी, उनके बारे में पेपर में बहुत बार आया और 2-3 पेपर्स में पूछा गया। तो ये याद रखना, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अभिलाषा बराक, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ये पहली वुमेन कॉम्बैट एविटार बनी है जिन्होंने ज्वाइन किया है इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर्स का, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में ट्विन साइक्लोन्स हैं जिनका नाम है करीम और असानी। ये ओरिजिनेट हुए हैं इंडियन ओशन में। अब देखो होता क्या है, देखो जितने भी ये आप लोग साइक्लोन्स देखते हैं, यहाँ पे इनसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं इनके नाम, कि इनका नाम किसने दिया है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक तूफान आप लोगों ने देखा होगा, साइक्लोन देखा होगा, जिसका नाम है फैनी, जो कि बहुत तबाही मचा गया था ओडिशा में। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था बांग्लादेश में। और पेपर में क्वेश्चन भी यही आया था कि ये नाम किसने दिया था। और ये होता क्या है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चीज़ें चलती हैं। अभी के लिए जो ये दो जो ट्विन साइक्लोन जो कहा जा रहे हैं, जिनका नाम है करीम और दूसरे का नाम क्या है, यहाँ पे दूसरे का नाम है असानी। ये जो इंडियन ओशन में रीजन में जो अभी बने हैं साइक्लोन्स, इनके नाम किस किसने दिए हैं? देखो करीम का नाम दिया है यहाँ पे सेचल्स ने, जो कि साउथ अफ्रीका भी आप लोग इसे कह सकते हैं। और दूसरा नाम जो आसानी दिया गया है, किसने दिया है? ये दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। आप मेरे को बताना जो नेक्स्ट साइक्लोन होगा उसका नाम क्या होगा। साइक्लोन्स के नाम पहले ही रख दिए जाते हैं, आप लोग बताना नेक्स्ट 2 साइक्लोन्स के नाम क्या होंगे। अब यही चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है कि साइक्लोन आसानी का नाम किस कंट्री ने दिया है, तो ये दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार बनते हैं। तो ये आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन, और ये पहली हिंदी नॉवल है जिसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, और ये पहली इंडियन बनी है जो ये प्राइज जीता। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ही समझ आ चुका होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 2 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी आपको मैं गारंटी देता हूँ किसी ना किसी पेपर में तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी हाल ही में किसको मिला है? ये गीतांजलि श्री जो हैं, इन्हें मिला है ये अवार्ड। इनकी जो हिंदी नॉवल थी जिसका नाम था रेत समाधि, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड से आप लोग समझ सकते हैं, रेत समाधि जो था नाम, ये इनकी नॉवल थी जिसको ट्रांसलेट किया गया था और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये 2018 में पब्लिश की गई थी, और ये अवार्ड इन्हें जो मिला है ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ये इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज का मिला है। पेपर में ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनर डिफिकल्ट करना चाहे तो दे देगा गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है फॉर ट्रांसलेशन, नहीं बोल देगा टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला है। ये या तो ये पूछ लेगा कि किस नॉवल के लिए मिला है, या फिर ये पूछ लेगा किस कैटेगरी में मिला है, ट्रांसलेटेड फिक्शन में मिला है। तो ये चीज़ याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, घुमा के भी पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। किस तरीके से बनता है मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में मनी स्पाइडर्स जो थे वो न्यूज़ में थे, ये पहली बार डिस्कवर किए गए हैं इंडिया में। कहाँ पे? वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब होता क्या है, देखो पेपर में आपको ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे या फिर नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि यार ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और बच्चे क्या करते हैं, वो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके एक मिथ है। स्टैटिक जीके के फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। हर एक चीज़ पेपर में आज की डेट में जो आ रही है ना, वो करंट अफेयर्स की फॉर्म में पूछी जाती है। अब होगा क्या, पेपर में आपको पूछा जाएगा वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है।
तो ये याद रखना, ये है केरला में, न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी स्पाइडर्स जो है वो फाइंड हुए हैं, तो इस वजह से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मनी स्पाइडर्स के लिए ये माना जाता है कि ये बिलीव किया जाता है टू ब्रिंग लक। अब ये लक किस तरीके की आएगी आप लोगों के सामने होगा, और ये जो है ये डार्क स्पाइडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा इसमें आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखना है वेनार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, कहाँ पे? केरला में है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली इंडियन स्टेट है जिसने कहा है कि वो क्रिएट करेगा हेल्थ अकाउंट्स का, जिसके तहत वो कोशिश की जाएगी हेल्प की टू ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कौन सी ऐसी कंट्री है जो हेल्थ अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करेगी? तो किसने कहा है ये? तो ये कहा गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की सरकार ने ये कहा है कि ये बनाएंगे WHO के साथ मिलके अमाउंट, इसमें कोशिश की जाएगी कि ये पहले ही इस तरीके से किए और एफर्ट किए जाएंगे कि हेल्थ अकाउंट जो है वो राजस्थान में हो जाए विद सफिशिएंट कैपेसिटी विद द एड फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ याद रखना। और अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की, तो इन्होंने 7% से ज़्यादा जो इनका बजट आता है उसको सिर्फ हेल्थ के लिए रखा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ये छोटा सा हिंट मैं आपको यहाँ पे और दे देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, आप लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अभी हाल ही में व्हाट इज द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट टू सेट अप नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स? देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताता हूँ। आरबीआई ने भी हाल ही में अपनी नॉर्म्स को जो है थोड़ा सा चेंज किया है, और BBPOU यानी कि नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स अगर आपको सेटअप करनी है इंडिया में, तो आपको कितना यहाँ पे नेटवर्थ आप लोगों की होनी चाहिए? तो ये पहले थी 100 करोड़, जिसको अब कर दिया गया है 25 करोड़। और ये क्वेश्चन आपको पक्का किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम में भी दिखेगा, जो भी रिसेंटली होंगे उसमें तो आपको गारंटी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब वापस से क्वेश्चन ये आता है कि ये किसके तहत किया गया है? देखो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है उसी में ही ये चेंजेस लाए गए हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये यहीं पे हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। आरबीआई का मैंने आपको बता दिया कि अब कई बार क्वेश्चन बनता है आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ है, तो डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। आप April 1, 1935। होमवर्क अब आपको मैं देता हूँ, बताओ किस एक्ट के तहत आरबीआई को सेटअप किया गया था? ठीक है, एक्ट भी बता देना, कमीशन भी बता देना, दोनों बता देना, देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनको याद है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहली बनी है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडिया गैस एक्सचेंज, यानी कि IGX पे कौन सी ऐसी पहली बनी है जो एक्सचेंज डोमेस्टिक गैस का ट्रेड करेगी? तो ये बनी है पहली ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ये पहली है जो कि बनी है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका एक नया यूजर इंटरफेस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें नए फीचर्स या फंक्शनैलिटीज जो है वो ऐड किए गए। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने आपको जैसे अभी बताया, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ABHA के एक यूनिक हेल्थ ID है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बनाया भी होगा, तो बताओ ये कितने डिजिट का होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर? जैसे हम लोगों का आधार नंबर है, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? 12 नंबर का होता है। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है ABHA का जो यूनिक हेल्थ ID है कितने डिजिट का होगा? ABHA का जो यूनिक हेल्थ ID है ये 14 डिजिट का होगा, ये याद रखना। अब इसमें क्या होता है, जो ये भी हाल ही में बनाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें आप लोग अपना एड्रेस डाल सकते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएटेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फीचर जो है यहाँ पे होगा। अब एक और स्कीम है जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए, ABPMJAY। अब ये क्या है? ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि बताओ कितने रुपए का हेल्थ कवर जो है वो वहाँ पर मिलता है पर फैमिली पर ईयर? तो ये मिलता है 5 लाख रुपए का। और ये जो स्कीम है ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, इसको सराहा गया था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने रिकॉर्ड किया न्यू स्पीशीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जिसका नाम है सेला मैक्वे। तो ये किसके नाम पे रखा गया है? ये नाम रखा गया है सेला पास पे। अब सेला पास जो है ये कहाँ पे है?
ये आपसे पूछा जा सकता है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हंगर डे 2022 जो ऑब्जर्व की गई है 28 मई 2022 में। तो वर्ल्ड हंगर डे की जो थीम है वो क्या है? वर्ल्ड हंगर डे की थीम इस बार रखी गई है यंग यूथ एंडिंग हंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डे भी पूछा जा सकता है। और आप लोगों के लिए वापस से होमवर्क है, आपको बताना है हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। आप लोगों को मैं कुछ थोड़ा सा ग्रिल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से आप लोग भी मजे में चल रहे हो। अब आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में, बिना नोट्स को चेक किए, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सही आंसर करते हैं। आज का एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो है ये बनाया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कठुआ में। कठुआ में स्पेसिफिक जगह कौन सी है? तो जम्मू जो जगह है वो है गति। कठुआ ऑलरेडी फेमस है किसके लिए? बसोली पेंटिंग्स के लिए। हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा है हर एक डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर की नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बायोटेक पार्क बनाया जा रहा है ये एक हब होगा जिसमें काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि कठुआ को ही क्यों चुना है यहाँ पे? देखो कठुआ इसलिए चूज की गई है क्योंकि जो मैंने आपको नोयर डिस्ट्रिक्ट में बताया था, बहुत हद तक जो हमारा जो कठुआ का एरिया है ना, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा बॉर्डर पे आता है, पंजाब के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे कठुआ और ये लखनपुर आ जाता है जो पंजाब जम्मू बॉर्डर है। इस जगह का जो ज़मीन है या जो मिट्टी है वो कहीं हद तक पंजाब की तरह है। काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्स रिचनेस अगर हम बात करें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, वो आपको इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में मिलती है। पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इसीलिए रखा गया है, इस स्टार्टअप डेस्टिनेशन के तौर पे इसको बनाया जा रहा है। और कोशिश की जाएगी कि हर साल 25 स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ से निकले। अब किस किस फील्ड में हो सकते हैं वो? एग्री एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट स्कॉलर्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि क्या ये कठुआ में ही होगा? देखो कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि दो इस तरीके के बनाया जाए। एक तो आ गया आपका घती में जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा कहा जा रहा है कि होगा आपका हंदवाड़ा में। हंदवाड़ा किस डिस्ट्रिक्ट में है? हंदवाड़ा है आपका कुपवाड़ा में। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर दूसरा कहाँ पे बनेगा, तो दूसरा कहा जा रहा है कि ये होगा आपका हंदवाड़ा में। तो ये याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का है तो वो है कठुआ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स जो थे वो लेके आ रहा हूँ। उसी पे काम कर रहा था, तभी थोड़ा सा डिले हो गया लेक्चर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया 2021-22 के लिए, जिसने चाइना को पीछे किया। देखो आमतौर पे इंडिया चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, लेकिन इस बार किसने किया है? तो वो किया गया है यूएसए के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने टॉप किया है 7th एडिशन ऑफ फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में? अब ये क्या है? तो देखो फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है इसमें 10 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें 30 इंडिविजुअल जो है 30 ईयर्स के अंडर जो हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो टॉप किसने किया है यहाँ पे? इसमें टॉप किया है इंडिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। एशिया लिस्ट है, ये भी चीज का ध्यान रखना। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम द इंडियन बॉक्सर हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड अ वोटिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट्स कमिटी। देखो इन्होंने पहले भी इंडिया का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया था। किसने किया है? लोवलिना बोर्गोहेन ने, और इन्हें ही अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड अ वोटिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अब होमवर्क मैं आपको दूंगा लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे। पहले तो मुझे बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गूगल की हेल्प ले सकते हो। दूसरा, अभी हाल ही में एक और फीमेल बॉक्सर, वुमेन बॉक्सर इंडिया की मैरी कॉम के बाद बहुत न्यूज में थी, आपको बताना है उनका नाम क्या था और किस लिए वो न्यूज में थी। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। तो चलो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप JNK से आप कोई भी कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर SSS ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं SSS ऐप पे वापस से फ्री टेस्ट सीरीज जो हमारी थी वो शुरू करने जा रहा हूँ, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोग जितनी भी तैयारी अपने घर पे आराम से कर सकते हैं वो कर सके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।